नमस्कार साथियों, मैं ओपी शर्मा भूगोल व्याख्याता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आपका अपना YouTube चैनल सर्वा क्लासेज, आपका अपना एप्लीकेशन सर्वा क्लासेज आपको संपूर्ण ज्योग्राफी उपलब्ध करवाता है। तो सभी मेरे साथी है सर्वा क्लासेज YouTube चैनल और अपने एप्लीकेशन से जुड़े और पढ़े संपूर्ण ज्योग्राफी। साथियों, अपन ने फर्स्ट ग्रेड वालों के रिवीजन के कुछ टॉपिक जो है मुख्य रूप से महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू कर रखे हैं जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं जियोग्राफी से, उन साथियों के लिए मुख्य रूप से प्रायोगिक जो भूगोल है उसके टॉपिक अपन ने शुरू कर रखे हैं। कल अपन ने प्रक्षेप की चर्चा शुरू की थी। प्रक्षेप की चर्चा कल अपन ने शुरू की थी और जो प्रोजेक्शन मुख्य रूप से होता है उसके प्रकार, प्रकाश के स्रोत के आधार पर मुख्य रूप से अपन ने उसके 3 प्रकार देखे थे, 2 प्रकार देखे थे, संदर्श और असंदर्श। संदर्श उसके 3 प्रकार अपन ने देखे थे, यानी प्रकाश जो डाला जाता है उसके आधार पर। उसके बाद में ज्यामितीय विधि से बने प्रक्षेप है उनकी बात भी अपन ने की, खमध्य प्रक्षेप की बात की, रूढ़ प्रक्षेप की बात की, यानी इनके टाइप्स और इनकी उपयोगिता। अब कुछ प्रक्षेप जो मुख्य रूप से है जो हमारे सिलेबस में है उनकी चर्चा करते हैं। बारी बारी से प्रत्येक प्रक्षेप की अपन चर्चा करते हैं। तो पहला प्रक्षेप आपके समक्ष है वो है प्रमुख प्रक्षेप में पहला प्रक्षेप आपके समक्ष इस पर अपन चर्चा करते हैं वो है एक प्रधान अक्षांशीय शंक्वाकार प्रक्षेप। अब इस प्रक्षेप की रचना के लिए मुख्य रूप से ध्यान क्या रखा जाता है? इस तरह का प्रक्षेप बनाते हैं तो मुख्य रूप से 2-3 बातें हमारे सामने होती है। जो प्रश्न बनता है वो किस प्रकार का बनता है, तो उसमें मुख्य रूप से एक तो आरएफ दी गई होती है, आरएफ 1:5, 20 करोड़ यहां दे रखा है। अंतराल दिया हुआ आता है कि कितने अंतराल पे अपने को अक्षांश यानी प्रधान अक्षांश है उससे कितने डिग्री अंतराल पर अपने को अक्षांश रखने हैं और कितने डिग्री अंतराल के याम्योत्तर रखने हैं। अंतराल दोनों के लिए सेम ही होता है। एक प्रधान अक्षांश होता है जिसको मुख्य अक्षांश अपन मानते हैं, ठीक है। तो इसकी रचना मुख्य रूप से किस प्रकार से की जाती है, तो इसके लिए अपन विस्तार से अलग से वीडियो मैं डाल दूंगा। यहां अपने को विशेष बात ये देखनी है कि इनकी विशेषता क्या होती है और क्या इनमें लिमिटेशन होती है, कौन सी कमियां होती है, इस पर चर्चा अपने को करनी अति आवश्यक है, ठीक है ना। तो यहां जो भी निरूपक भिन्न दी गई होती है, जो प्रदर्शक भिन्न दी गई होती है, ठीक है ना, तो संपूर्ण पृथ्वी के लिए मुख्य रूप से अपन क्या करते हैं, एक भिन्न मानते हैं, संपूर्ण पृथ्वी का एक अर्धव्यास मानते हैं और उस बेस पे हमें उसकी त्रिज्या निकालते हैं और फिर उसका अर्धवर्त बनाते हैं। तो विस्तार से बताऊंगा अपन कैसे बनाते हैं, किस प्रकार के ये बनते हैं। आज अपन इसमें देखेंगे महत्वपूर्ण है किसकी विशेषता, शंक्वाकार प्रधान अक्षांश से शंक्वाकार जो प्रक्षेप है किसकी अपन चर्चा करें हैं, प्रधान अक्षांश प्रधान अक्षांशीय शंक्वाकार, इस प्रक्षेप की अपन बात कर रहे हैं। तो इसके क्वालिटी कौन कौन सी, इसके गुण कौन कौन से है ना। तो इसमें प्रधान अक्षांश रेखा पर मापक शुद्ध होता है। पहली बात, प्रधान अक्षांश रेखा पर मापक शुद्ध होता है, ठीक है। तो मुख्य रूप से ये जो है किसी एक भाग के लिए बना जाता है। एक भाग का मतलब हो गया कि ये या तो उत्तरी गोलार्ध या फिर दक्षिण गोलार्ध के लिए बना जाता है। इसमें एक रेखा जो मुख्य रूप से होती है, अपने प्रश्न में है 45 डिग्री को प्रधान अक्षांश, उत्तर अक्षांश जो है उसको प्रधान अक्षांश माना गया। फिर यहीं से इस प्रधान अक्षांश से बाकी जो देशांतर रेखाएं हैं वो एक निश्चित अंतराल से डालेंगे और वो अंतराल भी क्या होगा, और निश्चित अंतराल पर इसके अन्य देशांतर और अक्षांश अपन डालेंगे, है ना। किस प्रकार से कौन सा अंतराल होता है, थोड़ा अपन बेक में जाएंगे तो देखेंगे कि इसमें 15 डिग्री का अंतराल होता है। अपन ने जो अर्धवर्त लेकर के अर्धवर्त बनाया था के अंदर से एक त्रिज्या डाली, फिर उसके ऊपर 15 डिग्री का ये कोण बनाया था, इसके ऊपर 15 डिग्री का कोण, क्योंकि अंतराल कितने का करना था, 15, ठीक है ना। तो 15 डिग्री कोण बनाया, है ना। उसके बाद में ये जो 15 डिग्री का ये जो चाप था ये प्रकार में भरा और यहां से इधर चाप काट दिया। फिर इसके ऊपर प्रधान अक्षांश 45 डिग्री का कोण बना दिया,
15 के बाद में कितने का बनाया अपने 45 डिग्री का कोण बना दिया ये वाला, है ना। ये 45 का बना, पहले वाला ये 15 का बना था, है ना। तो ये प्रधान अक्षांश हो गया। फिर अपन ने क्या किया, यहां से जहां से ये जो 45 डिग्री कोण इस परिधि पर जहां ये टच करता है उस पर एक लंब डाला, और जो मुख्य जो इसका इस साइड का ये अपन कहेंगे जो व्यास है उसको हमने आगे बढ़ाया, और दोनों जहां टच होते हैं तो ये दूरी मुख्य रूप से जो है वो किसकी आ गई, प्रधान अक्षांश की। विस्तार से बताऊंगा कैसे बनाते हैं, प्रकार से अपन इसको ज्योमेट्री से बनाएंगे ना। तो इसमें मुख्य रूप से ये जो दूरी है, ये दूरी मुख्य रूप से आपको नजर आ रही है यहां से यहां तक की, यह है प्रधान अक्षांश से अन्य अक्षांशों की, यानी प्रधान अक्षांश से अपन अलग अलग अक्षांश जो डालेंगे ना उसमें ये दूरी, ये चाप भर के अपन चाप काटते रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये जो दूरी है, यहाँ ये वाली ये दूरी है वो होगी जो मध्यवर्ती याम्योत्तर आएगा अपने पास में, घृत रेखा आएगी, है ना। तो उस याम्योत्तर से अन्य याम्योत्तर अपन डालेंगे, अन्य देशांतर रेखाएं अपन डालेंगे, उसकी दूरी ये हो। तो इसको विस्तार से अपन चर्चा करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो अब इसमें इसकी विशेषता क्या होती है एक प्रधान अक्षांश से शंक्वाकार प्रक्षेप की, है ना। तो इसमें लिखा है कि प्रधान अक्षांश जो होता है उस पर मापक शुद्ध होता है, यानी इसमें जैसे 45 डिग्री ये प्रधान अक्षांश है तो इस 45 डिग्री पर मापक शुद्ध है, ये एक तो ये बात है। दूसरा, देशांतर रेखाओं पर मापक शुद्ध रहता है, जो भी अपन देशांतर रेखाएं इसमें डालेंगे, जो देशांतर रेखाएं इसमें अपन डालेंगे तो उन पर मापक शुद्ध रहता है, ठीक है। अगला देखो, तीसरा बिंदु इसका है, तीसरा है कि प्रधान अक्षांश पर आकृति व क्षेत्रफल शुद्ध होता है। ये जो 45 डिग्री है इसके ऊपर आकृति भी शुद्ध है ना, आकृति भी शुद्ध है और क्षेत्रफल भी शुद्ध है। हमने पढ़ा था कि जो भी प्रक्षेप अपन बनाते हैं उसमें दो चीजें शुद्ध होती है, आकृति, क्षेत्रफल, दिशा, इन तीन में से दो शुद्ध होती है, तीनों कभी शुद्ध नहीं होती, एक में अशुद्धि आ जाती है, ठीक है ना। तो इसमें कोई दो शुद्ध, तो अपन प्रधान अक्षांश की अपन बात करें ना तो इसमें कौन सी चीज शुद्ध है, यहाँ पे दो, आकृति और क्षेत्रफल। कहां पे है, प्रधान अक्षांश पे, कहां पे है, प्रधान अक्षांश पे। आगे देखिए, इस प्रक्षेप पर केवल एक गोलार्ध के किसी विशेष क्षेत्र का मानचित्र बनाया जा सकता है। अब देखिए इसमें संपूर्ण पृथ्वी नहीं आ सकती, इसके अंदर मुख्य रूप से ये क्या आता है, क्या आता है इसमें, यानी एक गोलार्ध आता है, एक गोलार्ध मुख्य रूप से है उसका भाग आता है ना, संपूर्ण पृथ्वी का एक भाग आता है, संपूर्ण पृथ्वी के लिए मापक ये जो प्रक्षेप है वो नहीं बनता, ये इसकी लिमिटेशन भी कह सकते हैं और इसकी विशेषता भी हो सकती है, ठीक है ना। आगे देखिए इसके दोष क्या क्या है, यानी इसमें कमियां कौन कौन सी, इसकी लिमिटेशन क्या क्या है। तो लिमिटेशन यदि अपन देखेंगे इसकी, तो देखिए इस पर संपूर्ण विश्व का मानचित्र नहीं बन सकता, क्योंकि ये सिर्फ एक गोलार्ध के किसी पृथ्वी किसी भाग के लिए ही बनता है, चाहे उत्तरी गोलार्ध के लिए देख लो चाहे दक्षिणी गोलार्ध के लिए देख लो। फिर है प्रधान अक्षांश के अलावा सभी अक्षांशों पर मापक अशुद्ध होता है, तो इसमें मापक शुद्ध कहां रहता है, क्षेत्रफल शुद्ध और आकृति शुद्ध कहां रहती है, सिर्फ प्रधान अक्षांश पर, क्योंकि एक प्रधान अक्षांश से शंक्वाकार प्रक्षेप है, तो इसमें जो प्रधान अक्षांश लिखा है इसका मतलब इसी अक्षांश पर इसमें शुद्धता होती है, बाकी सभी जगह अशुद्धियां होती है, ठीक है ना। ये इसकी विशेषता है, लिमिटेशन है सॉरी। अगला प्रक्षेप देखिए, अगला प्रक्षेप आपके समक्ष है बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप, बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप, है ना। तो मुख्य रूप से सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन जिसको अपन कहें, यह बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप। अब ये किस प्रकार से ये डायग्राम बनता है आपके समक्ष है,
क्या कल्पना इसमें की जाती है कि संपूर्ण जो पृथ्वी है उस पृथ्वी पर एक कागज लपेट दिया जाता है। कल अपन ने देखा था तो इसके ऊपर एक कागज लपेट दिया जाता है राउंड करके कागज को, ठीक है ना। और ये जो कागज अपन ने लपेटा है, इस कागज को यदि एक फलक इसका उठा करके अपन सीधा कर देते हैं तब ये सीधा आ जाएगा। वो सीधा आएगा तो मुख्य रूप से इसके ऊपर इस पृथ्वी की अक्षांश और देशांत रेखाएं, जो ग्रिड है, जो जाल है, वो इसके ऊपर आ जाएगा, यानी उसको अपन उकेर लेंगे, छाप लेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार की सी व्यवस्था, इस प्रकार का सा डायग्राम आपके समक्ष आएगा, ठीक है। तो कल्पना क्या है कि पृथ्वी के चारों ओर एक कागज लपेट लिया जाता है ग्लोब के चारों ओर, और उसके बाद में उस पर अक्षांश और देशांत रेखाएं हैं उनको ट्रेस कर लिया जाता है, और उसके बाद में उसको सीधा करते हैं तो इस तरह का डायग्राम बनता है। इसको बोलते हैं बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप। कल देखा था अपन ने, समक्षेत्र इसलिए है कि इसमें समान जो ग्लोब पर क्षेत्र है, सेम वही क्षेत्र जो है उसी आकार का इस प्रक्षेप में आता है, इसीलिए इसको बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप कहा जाता है। बेलनाकार इसलिए कि बेलन की शेप में होता है ना, एक बेलन जो होता है उसकी शेप में होता है। इसको बनाने का तरीका मुख्य रूप से अंतराल वही 15 डिग्री का, ये आरएफ इसकी दे रखी है। इसमें हम वही बात है कि एक वृत्त बनाएंगे और इसकी त्रिज्या पर निकालेंगे, और उसके बाद में त्रिज्या से 2 पाई आर करके इसका तो इसकी परिधि निकालेंगे, और परिधि के समानांतर अन्य इसके जो अंतराल के आधार पे मुख्य देशांतर आएंगे वो डालेंगे, और इसी 15 डिग्री अंतराल से इसके देशांतर डालेंगे, है ना, और अक्षांश डालेंगे। विस्तार से इसका वीडियो अलग से डालेंगे अपन। हमें इसकी विशेषता कौन कौन सी, बनाना कैसे है, ये तो बनवा के तो कोई देखेगा नहीं। भूगोल व्याख्याता मेरे साथी जो तैयारी कर रहे हैं तो उनको बनवा के तो कोई देखेगा नहीं। अपने को क्या है कि इसकी लिमिटेशन कौन सी है और इसकी मेरिट्स कौन सी, ये देखना है। तो इसकी विशेषता है कि यह शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप है, नाम ही लिख दिया है बेलनाकार समक्षेत्र, तो इसमें क्षेत्रफल शुद्ध होता है, ये याद रखिएगा एक बात। क्योंकि ग्लोब पर किन्हीं दो अक्षांशों और देशांतरों के मध्य स्थित क्षेत्र का क्षेत्रफल उन्हीं दो अक्षांशों और देशांतरों के मध्य स्थित क्षेत्र के क्षेत्रफल के बराबर होता है। यानी ग्लोब के ऊपर जो स्थान अपन ने लिया, ठीक वही स्थान यदि अपन इस मानचित्र में देखेंगे, इस प्रक्षेप में देखेंगे, है ना, इस प्रोजेक्शन में देखेंगे तो समान आएगा। बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप की बात करें हैं तो इस प्रक्षेप की रचना सर्वप्रथम लिम्बर्ट ने की थी। सर्वप्रथम लिम्बर्ट, तो इसको लिम्बर्ट प्रक्षेप भी कहा जाता है। तो यहां से प्रश्न पूछ ले कि लिम्बर्ट प्रक्षेप किसे कहते हैं, तो बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप को। अतः इसे लिम्बर्ट प्रक्षेप भी कहा जाता है। अब इसके गुण कौन कौन से हैं, इसके गुणों की अपन चर्चा करें तो देखिए, बेलनाकार प्रक्षेप के लिए इसकी मेरिट्स कौन कौन सी है, इसके गुण कौन कौन से हैं, उसकी अपन चर्चा करेंगे। कौन सा प्रक्षेप है, बेलनाकार। मापक के अनुसार भूमध्य रेखा अपनी वास्तविक लंबाई के बराबर होती है, तो भूमध्य रेखा पर मापक शुद्ध होता है। क्यों? क्योंकि अपन संपूर्ण जो पृथ्वी है उसकी जो त्रिज्या है, उस त्रिज्या को जो भी अपने पास आरएफ दी होती है तो उसके अनुपात में उसकी त्रिज्या जो आर दी हुई होती है उसके द्वारा हम कैलकुलेट करते हैं, और 2 पाई आर क्या निकालते हैं, 2 पाई आर से परिधि का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इसका मतलब भूमध्य रेखा पर जो परिधि होती है उसकी लंबाई कैसी होती है, वास्तविक होती है। तो क्या लिखा है, भूमध्य रेखा पर मापक के अनुसार भूमध्य रेखा की लंबाई अपनी वास्तविक लंबाई के बराबर होती है, इसलिए भूमध्य रेखा पर मापक शुद्ध होता है। यह एक शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप है, शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप है। ये दो इसकी विशेषता है। अब इसके दोष कौन कौन से, इसकी लिमिटेशन कौन कौन सी है, तो दोष पहला है सभी अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के बराबर होती है, अतः इन पर मापनी अशुद्ध हो जाती है। सभी अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के बराबर होती है। आपको पता है पृथ्वी पर जो अक्षांश रेखाएं जो वृत्त बनाती है वो सभी की लंबाई बराबर नहीं होती। ये जो जो वृत्त बनते हैं इनकी लंबाई छोटी होती चली जाती है, किसकी, अक्षांश रेखाओं की।
इसलिए यहां अपन इस प्रक्षेप में बेलनाकार में जो अक्षांश बनाते हैं वो मुख्य रूप से यहां से सीधा बनाते हैं, जो भूमध्य रेखा के बराबर चलते हैं, चाहे 90 डिग्री हो चाहे भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश हो, सबकी लंबाई बराबर होती है इस प्रकार से। अब यहां क्या होता है कि मापक जो है मापनी है वो अशुद्ध हो जाती है, सिर्फ भूमध्य रेखा पर मापनी शुद्ध है, उसके बाद में अशुद्ध हो जाती है। अशुद्ध होने का मतलब अक्षांशों की लंबाई बढ़ जाती है भाई, जितनी अक्षांश की लंबाई ग्लोब पर होनी चाहिए पृथ्वी पर है उतनी नहीं रहती, ठीक है ना। इसकी 1 मिनट और कौन सी रहेगी, शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप है। इसके अलावा ये संपूर्ण पृथ्वी के लिए तैयार किया जा सकता है, संपूर्ण ग्लोब के लिए तैयार हो सकता है ना। अगली डिमेरिट देखें इसकी कि सभी देशांत रेखाएं भूमध्य रेखा के बराबर होती है, अतः इन पर भी मापनी अशुद्ध होती है। अब देशांतर रेखाएं भी, देशांतर और अक्षांश दोनों क्या क्या है, ग्रीनविच रेखा के बराबर देशांतर रेखाएं भी चलती है और अक्षांश रेखाएं भी चलती है, ठीक है ना। तो इन पर भी मापनी अशुद्ध हो जाती है। अगला है इस प्रक्षेप पर आकृति व दिशा दोनों अशुद्ध होती है, आकृति व दिशा दोनों अशुद्ध होती है। इसमें लिखा क्या है, वास्तविक लंबाई समक्षेत्र है लेकिन शेप बदल गई, आकृति चेंज हो गई। कैसे हो गई कि यहां जो है ध्रुव के पास में पृथ्वी कैसे आ रही है, सिकुड़ रही है इस प्रकार से, लेकिन इसमें ध्रुव कहाँ है, इसका एक सिरा यहां और दूसरा यहां, तो अपन देखेंगे तो ध्रुव कभी इसका मिलेगा ही नहीं, है ना। तो अपन क्या करते हैं, देखते इसमें आकृति भी चेंज हो गई और इसकी दिशा भी चेंज हो गई, आकृति और दिशा दोनों में क्या आ गई, अशुद्धता आ गई। किस प्रक्षेप की बात करें, बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप की बात करें। क्या मेरिट देखी इसकी अपन ने कि भूमध्य रेखा पर वास्तविक लंबाई के बराबर इसकी लंबाई होती है, इसका मतलब वास्तविक भूमध्य रेखा पर मापक इसका शुद्ध होता है। एक बात देखी, यह शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप है। दो, इसमें दोष कौन कौन से देखे, भूमध्य रेखा पर मापनी शुद्ध होती है, बाकी रेखाओं पर मापनी अशुद्ध हो जाती है। इसके अलावा सभी देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखा के साथ साथ चलती है, इसका मतलब उन पर भी मापनी अशुद्ध हो जाती है। इसके अलावा इसमें आकृति और दिशा दोनों अशुद्ध होती है। बचा कौन सा, आकृति, दिशा और क्षेत्रफल। तो शुद्ध क्या रहा, सिर्फ क्षेत्रफल। तो इसमें एक चीज शुद्ध है क्षेत्रफल, बाकी दो अशुद्ध है, दिशा और आकृति। चले आगे, अगला अगला है गोल प्रक्षेप। अगला प्रक्षेप है गोल प्रक्षेप। यह प्रक्षेप बेलनाकार, यह प्रक्षेप संशोधित बेलनाकार प्रक्षेप है, यानी बेलनाकार का ही संशोधित रूप है। इसमें कल्पना क्या की जाती है, थोड़ा सा चेंज क्या है इसके अंदर देखिए। यह दो कल्पनाओं पर आधारित है। एक, कागज का बेलन 45 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश रेखाओं को छूते हुए रखा जाता है, यानी यह माना जाता है कि जो कागज मुख्य रूप से है इस प्रक्षेप के अंदर, इसकी बात करें अपन गोल प्रक्षेप की, किस प्रक्षेप में कागज को 45 डिग्री अक्षांशों पर छूता हुआ माना जाता है, तो गोल प्रक्षेप, ठीक है ना। अब इसमें क्या माना जाता है कि यह हमारा ग्लोब है, इसमें यह 45 डिग्री, यह 45 डिग्री और यह 45 मध्य में आएगा, यह 90 डिग्री, यह 90 डिग्री और यह 0 डिग्री। अब इसमें कल्पना क्या किया जाती है, जो कागज जो है वो कहां स्पर्श कर रहा है, मुख्य रूप से कागज स्पर्श करता हुआ बताया जा रहा है कि 45 इस प्रकार से कागज स्पर्श करता हुआ दिखाया जाता है 45 डिग्री अक्षांश पर। इसमें कमी क्या रह जाती है, क्योंकि 45 डिग्री पर कागज स्पर्श करवाएंगे, लेकिन पृथ्वी तो भूमध्य रेखीय प्रदेश से काफी चौड़ी है ना, भूमध्य रेखीय प्रदेश से पृथ्वी तो काफी चौड़ी है, तो इसमें यहां क्या कमी रहती है, देखिए आगे देखते हैं इसको गोल प्रक्षेप को ना। यह देखो, फिर दूसरा क्या है, इसमें क्या लिखा है, अगला देखो, इसमें
अगला लिखा है कि दूसरा प्रकाश का स्रोत भूमध्य रेखीय व्यास के विपरीत सिरे पर होता है। अब प्रकाश का स्रोत कहां होता है? इसके केंद्र के ठीक दूसरे वाले भाग में यहां होता है, यहां से रोशनी डाली जाती है और जो प्रक्षेप तैयार होता है गोल प्रक्षेप मुख्य रूप से इस प्रकार का होता है। अब बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप में इसमें फर्क क्या हो गया? डिफरेंस आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें तो मुख्य रूप से इसकी जो प्रक्षेप की चौड़ाई जो होती है ना, वो ग्लोब के समानांतर यानी इसके ध्रुवों के बराबर ही होती है। लेकिन इसमें प्रकाश का स्रोत इसके ठीक पीछे यहां बेक में प्रकाश का स्रोत अपन लाए, तो प्रकाश स्रोत यहां लाते ही, यहां से रोशनी डालते ही इसकी शेप बढ़ गई, आकार बढ़ गया। तो आकार अब समक्षेत्र कैसे रहेगा? आकार इसका है थोड़ा सा बड़ा हो गया ना। तो इसके गुण कौन कौन से देखते हैं अपन। पहला गुण है 45 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांश पर मापनी शुद्ध। भाई जो भी अपन प्रधान अक्षांश लेंगे ना इन प्रक्षेपों में, वहां पर मापनी शुद्ध होगी। इसमें दो मानक अक्षांश रेखाएं होती है, एक 45 डिग्री उत्तरी और एक 45 डिग्री दक्षिणी। तो मानक अक्षांश दो हो गए ना इसमें। तो ऐसा कौन सा प्रक्षेप है जिसमें दो मानक अक्षांश? प्रश्न बन गया ना यहां से, दो मानक अक्षांश किस प्रक्षेप में है? तो वो आप ध्यान रखोगे किसमें? गोल प्रक्षेप के। इसमें दो मानक अक्षांश होते हैं, क्योंकि माना जाता है कि यह जो प्रक्षेप है इसको अपन बनाते हैं तो कागज 45 डिग्री उत्तरी और 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को स्पर्श करता हुआ रखा जाता है। ठीक है ना। इस प्रकार से इसको आगे देखिए। अतः इस प्रक्षेप में आकृति क्षेत्रफल की विकृति कम होती है, क्योंकि विकृति होती तो है, आकृति शेप की विकृति भी होती है और क्षेत्रफल की विकृति भी होगी, लेकिन कम होगी। कम क्यों होगी? इसका कारण यह हुआ कि देखो यहां समझो इसमें कम क्यों होगी, इसका कारण अपन यहां देखते हैं। ये ग्लोब है, इसको अपन ने कहां कागज को स्पर्श करवाया? 45 डिग्री, यही तो स्पर्श करवाया। बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप है, कागज कहां डाला था? बेलनाकार में। बेलनाकार में अपने कागज यहां डाला था और पृथ्वी के चारों ओर घुमा दिया था। तो यहां तो बेलनाकार में डाला था और यहां डाले हैं गोल प्रक्षेप में। इसका मतलब यह हुआ कि अपन ये ध्रुवों के यहां जो गैप है ना ये थोड़ा कम हो गया, लेकिन इसमें विकृति यहां आ गई। भूमध्य रेखीय प्रदेश जो है ना, यहां वास्तविक शुद्धता नहीं रही। अब शुद्धता बची कहां पे? भाई जहां ये स्पर्श करता है वही शुद्धता बची है। तो शुद्धता कहां बची है? सिर्फ यहां पे, यानी 45 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश पे यहां पे शुद्धता है। याद रह जाएगा ना, देख लेना। अशुद्धता कैसे मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि यहां से कागज स्पर्श करवाया अपन। इसका मतलब ये जो पृथ्वी का भाग है जिसको मैं इंडिकेट कर दूं अन्य लाइन से, यहां से यहां, तो ये तो प्रक्षेप में आया ही नहीं, छूट गया। तो यह अशुद्धता ही है, मानचित्र बना ही नहीं इसका। लेकिन फायदा इसका क्या हुआ है कि ये जो गैप है ध्रुव के पास में, जो ध्रुव तो एक केंद्र है मुख्य रूप से, वो सभी देशांतर वहां मिलते हैं, तो ये जो गैप है ये कम हो गया। जबकि बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप है उसमें ये गैप ज्यादा होता है। कहां से? यहां से लेकर यहां तक होता है। तो ये गैप उसमें ज्यादा होता है बेलनाकार में, इसमें कम हो गया। तो दोनों में ये डिफरेंस है। आगे देखिए, गोल प्रक्षेप विश्व के सामान्य मानचित्रों के लिए उपयोगी है। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। विश्व के सामान्य मानचित्रों के लिए कौन सा प्रक्षेप उपयोगी है? तो गोल प्रक्षेप उपयोगी है। ठीक है। इसके दोष, लिमिटेशन कौन कौन सी है इसकी, ध्यान से देखिए। यह प्रक्षेप मध्य दशाओं वाला है। इस प्रक्षेप में क्षेत्रफल, आकृति, दिशा तीनों अशुद्ध होते हैं। आगे न बात, तीनों अशुद्ध। ऐसा कौन सा प्रक्षेप है जिसमें आकृति, दिशा और तीनों अशुद्ध? तीनों अशुद्ध। यहां से प्रश्न बनता है तो आप कौन सा प्रक्षेप करोगे? गोल प्रक्षेप। गोल प्रक्षेप में तीनों अशुद्ध, इंपॉर्टेंट बात। आकृति, दिशा और
क्षेत्रफल तीनों अशुद्ध हो गए इसके, परंतु विकृति कम है। अब विकृति कम क्यों है, मैं बता दिया आपको किस कारण से विकृति कम है। यहां जो चेंज बताया हुआ है वो आपको मैंने बताने का प्रयास किया, किसमें विकृति कम आती है थोड़ी, है ना, बाकी अशुद्धता है। तो ये था कौन सा प्रक्षेप, गोल प्रक्षेप। तो पाठ लिख लेते हैं भाई। तो साथियों अपन चर्चा कर रहे हैं किसकी, गोल प्रक्षेप की। तो ध्यान रखिएगा यहां से जो प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है कि ऐसा कौन सा प्रक्षेप है जिसमें आकृति, दिशा और क्षेत्रफल तीनों में अशुद्धियां आती है, वो है गोल प्रक्षेप, ठीक है ना। तो यहां से जो डिफरेंस पूछा जाएगा पेपर में, जो प्रश्न होगा कहीं ना कहीं यहीं से उठाया जाएगा, इसी प्रकार का होगा। किस तरह के प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं भूगोल प्रायोगिक परीक्षा के संदर्भ में, भूगोल प्रायोगिक के फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता वैकेंसी में जो पूछे गए प्रश्न है, तो मैं आपको बिल्कुल वो सब सोल्व करके यहां से बताऊंगा लास्ट के अंदर, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रक्षेप आता है मर्केटर प्रक्षेप। मर्केटर प्रक्षेप या बेलनाकार यथाकृतिक प्रक्षेप, बेलनाकार यथाकृतिक। कल अपन ने देखा था यथा आकृति, यथाकृतिक, यथा प्लस आकृति। इसमें आकृति यथावत रहती है, आकृति कैसी रहती है, शुद्ध रहती है, आकृति यथावत रहती है, जिस तरह की ग्लोब पे होती है ठीक वैसी ही इसमें प्रक्षेप में आती है ना। और दूसरा है इसका नाम मर्केटर प्रक्षेप। कौन सा है, मर्केटर प्रक्षेप। इस प्रक्षेप की रचना 1569 ईस्वी में एक डच मानचित्रकार जेरार्ड्स मर्केटर द्वारा की गई थी और उसी के नाम पर इस प्रक्षेप का नाम मर्केटर प्रक्षेप रख लिया गया। यह प्रक्षेप एक गणितीय सूत्र पर आधारित प्रक्षेप है, इसलिए यह एक यथाकृतिक प्रक्षेप है जिसमें आकृति को सही बनाए रखा जाता है। यथाकृतिक आकृति को शुद्ध रखा जाता है मर्केटर प्रक्षेप में, और यह गणितीय विधि पर आधारित है, ठीक है ना। इसका निर्माण कैसे करते हैं, प्रत्येक प्रक्षेप का निर्माण कैसे करते हैं उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। मर्केटर प्रक्षेप, उसके बारे में अपन ने चर्चा शुरू करेंगे, ठीक है। अब इसके बारे में देखिए कुछ विशेषताएं हैं। किसी भी दो बिंदु को जोड़ने वाली सीधी रेखा एक नियत दिक् स्थिति को प्रदर्शित करती है, जिसे रंभ रेखा या लेक्सोड्रोम कहा जाता है। रंभ रेखा किसे कहते हैं, यहां से प्रश्न बन सकता है कि रंभ रेखा क्या है। पहले शाब्दिक में भी जो इसकी शब्दावली मुख्य थी उसमें भी मैंने देने का प्रयास किया था। तो किन्हीं दो बिंदुओं को जोड़ने वाली सीधी रेखा, किन्हीं दो बिंदुओं को जोड़ने वाली सीधी रेखा, है ना, जो एक नियत दिक् स्थिति को प्रदर्शित करती है, एक दिशा या उसकी अवस्था को दिखाती है, उसको मुख्य रूप से लेक्सोड्रोम या रंभ रेखा कहा जाता है। अब इसके मर्केटर प्रक्षेप की गुण देखिए, इसके गुण क्या क्या है मुख्य रूप से। इस प्रक्षेप में समांतर या याम्योत्तर एक दूसरे को समकोण पर काटती है। क्यों, क्योंकि ये मुख्य रूप से बनता कैसे है, तो आप देखोगे ये प्रक्षेप जो मुख्य रूप से कैसे बनता है, देखो यहां से अपन इस प्रकार से ये प्रक्षेप है वो तैयार होता है। ये क्या है, ये अपन ने क्या डाले, देशांश, सॉरी अक्षांश, ये क्या डाले अपन ने, अक्षांश। ठीक इसी प्रकार से अपन क्या डालेंगे, देशांतर, इस प्रकार से। अब वो कैसे डालेंगे, क्या उसकी लंबाई होगी, कितनी इनकी चौड़ाई होगी, क्या अनुपात होगा, मर्केटर बनता कैसे है, बनाया कैसे जाता है, कौन सी विधि काम में ली जाती है, आदि आदि बिंदु पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे, वो बता दूंगा मैं आपको। तो इस तरह का जो प्रक्षेप बनता है मुख्य रूप से वो मर्केटर प्रक्षेप होता है, ठीक है। अब ये कैसे तैयार होता है, गणितीय विधि से बनता है मुख्य रूप से, है ना। तो कैसे तैयार होता है बताएंगे आपको, आगे देखिए। सबसे पहले इसमें समांतर पैरेलल जो है मुख्य रूप से वो, और याम्योत्तर जो देशांतर है, दोनों एक दूसरे को समकोण पर काट रहे हैं, एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। आपको यह भी पता है कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारा जो ग्लोब है, उस पर जो अक्षांश और देशांत रेखाओं का जाल जो अपने डाल रखा है, तो वो अक्षांश और देशांत रेखाएं भी
अपन ध्रुव को छोड़ दें तो प्रत्येक को एक समकोण पर आपस में काटती है। तो इसका मतलब मर्केटर प्रक्षेप है उन्हीं के समान है। आगे देखिए, सभी देशांतरों की लंबाई उनके मध्य की दूरी समान होती है ना। देशांतरों की लंबाई और उनके बीच की दूरी सभी जगह समान होती है, परंतु ग्लोब के यामात्रों की अपेक्षा इनकी लंबाई अधिक होती है। अक्षांशों के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर बढ़ती जाती है ना। अक्षांशों के बीच की दूरी, ये मान लिया 0 डिग्री भूमध्य अक्षांश है, तो यहां से अपन ऊपर जाएंगे, जो जो ऊपर जाएंगे तो ये दूरी जो मुख्य रूप से है इसमें बढ़ोतरी होती चली जाएगी। दो अक्षांशों के बीच में दूरी इसमें बढ़ती चली जाती है। आगे है कि एक दिगंशीय प्रक्षेप है, यह यथाकृतिक प्रक्षेप है, वास्तविक आकृति को प्रदर्शित करता है क्योंकि इसमें याम्योत्तर के सहारे किसी एक बिंदु पर मापनी शुद्ध होती है। तो इसमें वास्तविक की आकृति ये प्रदर्शित करता है और इसमें जो याम्योत्तर है प्रत्येक जो देशांतर होता है वहां पे मापनी शुद्ध होती है। इसके दोष कौन कौन से? तो इसके दोष यदि इसकी लिमिट पर देखेंगे, किसकी बात कर रहे हैं? मर्केटर प्रक्षेप की। रिवाइज कर लो मेरे दोस्तों, यदि आपने पढ़ भी रखा है तो एक बार और देख लें। याम्योत्तर व अक्षांश के सहारे मापनीय विस्तार उच्च अक्षांशों पर तीव्रता से बढ़ता है, परिणाम स्वरूप ध्रुवों पर स्थित देशों का आकार बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि मर्केटर भैया अपने देखा था मुख्य रूप से किस रूप में है, तो ये तो इसी रूप में है, ठीक है ना। अब इसमें अपन देखते हैं कि इसका आकार जो मुख्य रूप से यहां जो वह देश है, इस भाग में इस देश है, उसका आकार बढ़ जाता है। कैसे बढ़ गया? क्योंकि सभी देशांतर है, यहां मिलने चाहिए थे इस प्रकार से, लेकिन इसमें तो सीधी है, पूरा पूरा फ्लैट आपको नजर आ रहा है, आयताकार नजर आ रहा है। तो क्या लिखा है इसमें? ध्रुवों पर देशों का आकार बढ़ जाता है। इस प्रक्षेप में ध्रुवों को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता क्योंकि 90 डिग्री समानांतर वह याम्योत्तर अनंत होती है, और 90 डिग्री समानांतर याम्योत्तर अनंत है क्योंकि वो आपस में कहीं मिलती नहीं। अनंत का मतलब क्या है? दो पैरेलल रेखाएं जो मुख्य रूप से होती है वो अनंत होती है, क्योंकि ये कभी मिल नहीं सकती आपस में, है ना। दो समांतर रेखाएं मुख्य रूप से अनंत होती है। तो इसमें सभी देशांतर समांतर चलते हैं, सभी अक्षांश समांतर चलते हैं, तो इसका मतलब इसमें ध्रुव को नहीं दिखा जा सकता। तो इसमें आगे नहीं इंपॉर्टेंट बात है, ऐसा कौन सा प्रक्षेप है जिसमें ध्रुव को दर्शाया नहीं जा सकता? तो कौन सा हो गया आपके सामने? मर्केटर प्रक्षेप। उपयोग क्या है इसका देखिए, लेकिन ये उपयोगी बहुत ज्यादा है भाई। कौन कौन सा उपयोग है? विश्व के एटलस मानचित्र बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि विश्व के एटलस मानचित्र किस प्रक्षेप के आधार पर बनाए जाते हैं? तो मर्केटर प्रक्षेप के आधार पर। यह समुद्र व वायु मार्गों पर नौ संचालन के लिए उपयोगी है, महत्वपूर्ण बात है। यह विश्व के तापमान, वर्षा, पवन, धाराएं आदि के वितरण को दर्शाने के लिए उपयोगी है। इसका मतलब इसका अध्ययन एटलस निर्माण में भी बहुत महत्वपूर्ण है, समुद्री यात्राओं में बड़ा महत्वपूर्ण है, और ये जलवायु के तत्वों को दर्शाने के लिए, विश्व के मानचित्र बनाने के लिए, तापमान, वर्षा वितरण, वायुदाब और धाराओं को दर्शाने के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये इनके लिए मर्केटर प्रक्षेप का बड़ा उपयोग है। तो यहां आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा कि इसकी उपयोगिता सर्वाधिक है, ठीक है। ठीक है, अब देखो इसमें इसकी आकृति या शेप कैसी है मर्केटर प्रक्षेप, अभी मैंने आपको बताई भी थी, है ना, चर्चा भी की थी अपन ने। ये मर्केटर प्रक्षेप इस रूप में है, ठीक है। और इसके मध्यवर्ती भाग में ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा। अपन जो जो यहां उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं, यहां देखो ये दो अक्ष, इसमें अंतराल 15, 30, 45 है ना, और 60, 75 अंतराल तो वही है 15 डिग्री का, लेकिन दो अक्षांशों के बीच में यहां गैप इतना ज्यादा हो गया और यहां इतना सा। तो जो जो अपन उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी
बढ़ जाती है। इसकी एक कमी ये देखी थी अपन ने। इसके अलावा इसमें जो जितने भी याम्योत्र है उनके बीच की दूरी समान होती है। याम्योत्रों के बीच की दूरी समान रहती है मर्केटर प्रक्षेप में। फिर अपन ने देखा कि इसमें ध्रुव नहीं दिखाया जा सकता। 90 डिग्री इसमें दोनों ओर भी गायब। कहां तक है? 75 डिग्री उत्तरी और 75 डिग्री दक्षिणी और 75 उत्तरी अक्षांश को दिखाया गया है। 90 डिग्री नहीं दिखाया क्योंकि यह तो क्या है, एक बिंदु है और इसमें यह अक्षांश रेखाएं नहीं, देशांतर रेखाएं सीधी जा रही है और अक्षांश भी सीधी जा रही है। तो यह तो अनंत है, इसीलिए इसमें ऐसा कौन सा प्रक्षेप है जिसके अंदर ध्रुव नहीं दिखाया जा सकता? तो कौन सा हो गया आपका? मर्केटर प्रक्षेप। ठीक है ना। उसके बाद में है केंद्र ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप। अगला टॉपिक है खमध्य प्रक्षेप। इनके प्रकार, इनकी विशेषताएं और इनकी लिमिट्स, मेरिट और डिमेरिट अपन विस्तार से देखेंगे, है ना। मेरिट और डिमेरिट इनकी विस्तार से अपन देखेंगे। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए सर्वा क्लासेज। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। मुझे आशा है कि आपको अपनी क्लास बड़ी अच्छी लगी होगी और किसी तरह की यदि आपकी कोई टिप्पणी है तो मेरे साथियों कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जो साथी जुड़ चुके हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले मेरे दोस्तों।